At a personal level, I also think so, because I have been following this whole situation right from the time when we had our first case. I think it was on 30th of January 2020. Since then, I have watched everything from the closest of quarters with the, I would say, meticulous precision. And right now, if I compare the things, how they are happening during the last 3-4 months, I think things are significantly in a declining phase. I say that because right now you have just about 3 lakh active cases in the country. A few months back you had almost 10 lakh cases. Out of over 1 crore cases that have happened, 95 lakh 50,000, more than that, have already recovered, gone back home. We are having the highest recovery rate in the whole world, between 95 and 96, and you compare it with the, you can say, the some of the developed countries like US or Russia or Brazil. Their rates range between, say, 60 to 80% or so. Our fatality rate is also quite significantly low, 1.45% now, and I feel that the worst may probably be over, but with a strong, you see, a note around caution that we need to be very, very strictly following the COVID appropriate behavior. We cannot afford to relax on that front. So the major tool against COVID or achieving success in this fight will ultimately be this mask and, of course, hand hygiene and the physical distance that we are all supposed to follow. कब अगर माने तो खतरा टल गया, लगता है खतरा कम हो गया कुछ? देखिए, अब जो मुझे लगता था कि जितनी तकलीफों से हम गुजरे हैं, वो तकलीफें अब खत्म होने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं, और उसके साथ साथ आप जान रहे हैं कि आने वाला जो वर्ष है उसमें जो वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है बीमारी से लोगों को बचाने के लिए वैक्सीन की खोज में, वो भी दिशा सफलता की ओर बढ़ रही है. तो सारी चीजों को ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखें तो डेफिनेटली हम बेहतर पोजीशन में हैं, और भारत तो इतना बड़ा देश होते हुए मैं ये समझता हूं कि सारी दुनिया के बहुत बड़े बड़े देशों के मुकाबले और भी ज्यादा बेहतर पोजीशन में है. तो सर, कमिंग टू वैक्सीन, एज यू मेंशन, कब इंडिया को उसकी पहली वैक्सीन मिलने की उम्मीद है? क्योंकि सर कई मुल्क हैं जिन्होंने वैक्सीन की इमरजेंसी ऑथराइजेशन दे दी है, और कौन सी कंपनी आपको लगता है जो सबसे पहले शॉट इंडिया में दे पाएगी? देखिए, वैक्सीन्स के बारे में आप जानते हैं कि अभी अगर पूरी दुनिया की बात करें ओवरऑल, तो शायद लगभग अब करीब 300 के करीब वैक्सीन कैंडिडेट्स अलग अलग स्टेजेस में काम कर रहे हैं. और इसमें अगर हम ये देखें कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर हैं तो शायद अच्छे 51 हैं, उसमें भी 30-35 जो है वो एडवांस्ड क्लिनिकल ट्रायल्स में है. भारत में भी उसके अंदर से 6 वैक्सीन्स हैं जो अच्छी खासी स्थिति के अंदर पहुंच चुकी हैं. दुनिया में किसी से भी पहली बात तो यह है कि भारत वैक्सीन के डेवलपमेंट की दृष्टि से, वैक्सीन के रिसर्च के मामले में किसी से भी कम नहीं है और किसी से भी पीछे नहीं है. जहां तक पहली वैक्सीन को मिलने का सवाल है, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता शुरू से आज तक ये रही है कि वैक्सीन के मसले पे जो सेफ्टी का इशू है ना, और जो इम्यूनोजेनेसिटी का इशू है, इफेक्टिवनेस का इशू है,
यानी वैक्सीन इफेक्टिव भी होनी चाहिए, सेफ भी होनी चाहिए और इम्यूनोजेनिक उसका रिस्पांस भी ठीक होना चाहिए। इसमें भारत किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला है और हमारे जो रेगुलेटर्स हैं बहुत गहराई और गंभीरता से सारे डाटाज को स्टडी कर रहे हैं। और अभी जिस प्रकार से मैंने पहले भी कहा है कि जब ये 2021 का वर्ष शुरू होगा तो जो शुरुआती इसके महीने हैं और उसमें भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूं कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। तो मतलब यू आर कॉन्फिडेंट दैट इंडिया इज लाइकली टू गेट इट इन जनवरी, इट्स फर्स्ट शॉट? यू सी कॉन्फिडेंट इन द सेंस कि व्हेन यू एनालाइज एंड कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग, क्या ट्रायल्स की स्टेज है, कितने ट्रायल्स हो गए हैं, क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या रिजल्ट्स जो है वो रेगुलेटर के पास सबमिट हो रहे हैं, क्या इमरजेंसी ऑथराइजेशन के लिए रिक्वेस्ट पेंडिंग है, क्या उनके एनालिसिस पे जो हमें फीडबैक्स वगैरह चारों तरफ से मिलते हैं, उसके आधार पर ये मेरा अपना व्यक्तिगत आकलन है। मैंने पहले भी जब इंटरव्यूज दिए तो कहा था एक महीना पहले भी कहा था कि जनवरी, फरवरी, मार्च में कभी भी हमें वैक्सीन मिलना शुरू हो सकता है। अभी मैं थोड़ा सा और ज्यादा कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि हो सकता है कि जनवरी के अंदर भी कभी भी किसी भी सप्ताह में ये मौका आ सकता है। डॉक्टर साहब, आप खुद एक चैंपियन रहे हैं वैक्सीनेशन ड्राइव के। इंडिया में आपको लगता है कि इतनी बड़े लेवल पे जो ये काम होगा, जैसे ऑथराइजेशन होता है, क्या इंडिया तैयार है वैक्सीनेट करने के लिए? क्योंकि हमारे कई रिपोर्टर्स ने और कई और मीडिया हाउसेज ने कई जगह छानबीन की तो कहीं कोल्ड स्टोरेज की दिक्कतें हैं, कहीं कुछ और दिक्कतें हैं। देयर आर सर्टेन इश्यूज विच नीड टू बी रिजॉल्व। आई थिंक शायद जो लोग इस प्रकार की कल्पनाएं कर रहे हैं वो जो वास्तविक भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और इवन ब्लॉक लेवल तक की जो तैयारियां कर रही है, पिछले 4 महीने से कर रही है। वैक्सीन को हो सकता है कि लगाने में अभी और 1-1.5 महीना लगे, लेकिन हम तैयारी 4 महीने से कर रहे हैं। आपने भारत की योग्यता और क्षमता की बात की है, तो आज से 25-26 साल पहले मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं कि भारत में दुनिया के 60% पोलियोग्रस्त बच्चे होते थे और सारे देश के एक 5 साल से छोटे बच्चे को एक साथ एक दिन लाखों पोलियो केंद्र पर वैक्सीन देने का -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम भारत ने अपने हाथ में लिया। मुझे उस काम का सपना देखने का मौका मिला, भगवान की कृपा से आशीर्वाद मिला, लोगों का सहयोग मिला। हम लोगों ने पहले दिल्ली में करके दिखाया, फिर दिल्ली के सक्सेसफुल मॉडल को देश ने फॉलो किया, देश के मॉडल को बहुत सारे दक्षिण पूर्व एशिया के देशों ने फॉलो किया और हमने सारे देश को लगातार 2 दशक से ज्यादा जो है बच्चों को वैक्सीन दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 2014 में भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से सर्टिफाइड पोलियो फ्री नेशन की कैटेगरी में आ गया और अभी तो दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हम चलाते हैं, जिसमें 12 वैक्सीन हम सब बच्चों को देते हैं निःशुल्क। अभी मीजल्स रूबेला के लिए हमने कई मिलियन बच्चों को एक साथ वैक्सीन देने का इतना बड़ा रॉबस्ट प्रोग्राम चलाया है। ये वही भारत है जिसने चेचक को भी इरेडिकेट किया सारी दुनिया के साथ मिलकर। ये 135 करोड़ का देश है, तो हमारी योग्यता और क्षमता में किसी प्रकार की कमी नहीं है और हमने पूरी तैयारी की है। नीचे लेवल तक पूरे स्टेट गवर्नमेंट्स को इन्वॉल्व करके, स्टेट के लेवल पर टास्क फोर्स बनाकर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, देश में यानी कई हजार मास्टर ट्रेनर्स को पहले ट्रेन किया है। उसके बाद हम देश की 33 स्टेट्स में स्टेट लेवल पर ट्रेनिंग कर चुके हैं। करीब 260 डिस्ट्रिक्ट्स के लेवल पर हम ट्रेनिंग कर चुके हैं, 20,000 से ज्यादा लोगों की। और जो हमारा जो कोविन प्लेटफॉर्म है, एक ऐप है, और जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, ये जो
वैक्सीन के लिए इलेक्ट्रॉनिक जो सारी टेक्निक को यूज करके हमने जो हमारा नॉर्मली भी वैक्सीनेशन के कैंपेन में यूज होता था वो प्लेटफॉर्म अब हमने उसको कोविन प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित कर दिया, जहां वैक्सीन को भी ट्रैक उस प्लेटफॉर्म पे किया जा सकेगा उसके टेम्परेचर के साथ साथ, और जो वैक्सीन का जो बेनिफिशियरी है, पोटेंशियल बेनिफिशियरी, उसको भी डिटेल में ट्रैक किया जा सकेगा अप टू द पॉइंट जब उसको सेकेंड डोज मिलेगी, और अप टू द पॉइंट जब सेकेंड डोज मिलने के बाद वो अपना सर्टिफिकेट भी जनरेट कर सकेगा। यानी इतने एडवांस में इतनी प्रकार के एस्पेक्ट्स को, और आपने जब कहा कोल्ड चेन इत्यादि की, तो पहले ही हम इतनी सारी चीजों के लिए देश में करीब 28-29 हजार जो है ये कोल्ड चेन के पॉइंट्स हैं, और इसके ऊपर 86,000 से ज्यादा हमारे जो है कोल्ड चेन के इक्विपमेंट्स के पॉइंट्स हैं जहां ये सब उपलब्ध है। सारे देश की हमने स्टेट्स के साथ मिलकर वैक्सीनेशन देने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं चीजों की, कोल्ड चेन के लिए वैक्सीन कैरियर्स हैं, मान लीजिए डीप फ्रीजर्स हैं, मोबाइल वैन्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, कितने हमारे पास हैं और कितनों की मान लीजिए और जरूरत हो सकती है, वो सबके प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस भी चल चुके हैं, शुरू हो चुके हैं। सिरिंजेस जो है कितनी चाहिए, कितनी सारी टीम्स चाहिए, हर एक वैक्सीनेशन का जो सेंटर है वहां 4 लोगों की टीम, फिर उन टीम्स को असिस्ट करने के लिए कितने जो हमारे वॉलंटियर्स यानी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी एक पैरेलल एक्टिविटी चल रही है। जहां पर वैक्सीनेशन दिया जाएगा वहां के क्या नॉर्म्स होंगे, वहां कितने कमरे होंगे, क्या डिस्टेंसिंग होगी, वहां क्या पानी का व्यवस्था होगी, अगर कोई एडवर्स रिएक्शन होगा तो वहां मान लीजिए कोई एनाफाइलैक्सिस को डील करने के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज होंगे, वैक्सीन हेजिटेंसी जैसे इश्यूज जो हैं इनको एड्रेस करने के लिए एक्टिवली सरकार की तरफ से दूसरे सारे जो कम्युनिकेशन के चैनल्स का इस्तेमाल करके कैसे लोगों को इसके लिए शिक्षित करना है। यानी बहुत प्रकार के लेवल्स पर बहुत विस्तार से बहुत डिटेल में पिछले कई महीनों से सारे देश की सरकारों के साथ मिलकर काम चल रहा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, हम सबके लिए गर्व की और संतोष की, कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री स्वयं इन विषयों को रेगुलरली मॉनिटर करते हैं, हम लोगों को गाइडेंस देते हैं, हम लोगों से पूछते हैं, हम लोगों को सुझाव देते हैं। और उन्होंने तो आपने देखा कि स्वयं जाकर जहां वैक्सीन मैन्युफैक्चर होनी है कंपनियों में, खासकर जो हमारी हिंदुस्तान की कंपनियों में, वहां जाकर स्वयं उन्होंने उन सारी फैसिलिटीज को खुद जाकर उनका सर्वेक्षण विश्लेषण किया है। आपको लगता है कि जैसा आपने कहा पोलियो मुक्त भारत हो गया, क्या कोविड मुक्त भारत की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, कोविड मुक्त और पोलियो मुक्त दोनों अलग चीजें हैं। पोलियो एक ऐसी बीमारी थी जिसका अस्तित्व समाप्त करना संभव था साइंटिफिकली, क्योंकि उसका वायरस जो था वो बच्चे की आंत में जीवित रहता था, तो ये पल्स पोलियो की स्ट्रैटेजी थी, उसका हम लोगों ने इस्तेमाल किया। और दुनिया में अभी देखिए वायरस तो 2 ही जड़ से समाप्त हुए हैं, एक चेचक का, एक पोलियो का। लेकिन जैसे दूसरी बीमारियां हैं वैसे ही कोविड की बीमारी भी, उसको लड़ने का भी एक तरीका है, जिस तरीके को सारा देश और दुनिया 1 साल से देख रही है। लड़ाई का एक दूसरा पक्ष है ये वैक्सीन के माध्यम से पूरी कम्युनिटी के अंदर इम्यूनिटी को विकसित करना। तो वो सारा का सारा जो प्रोसेस है वो सारा का सारा चल रहा है। अल्टीमेटली कोविड का वायरस भी जैसे और बहुत सारी बीमारियां होती हैं, आप देखते हैं कि एक बीमारी को एक समय में बहुत आपने जोर शोर से सुना होता है, अब आप सुनते हैं कभी कभी उसका कोई वायरस कहीं पर अपीयर होता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए जैपनीज एनकेफेलाइटिस का वायरस है, कोई स्वाइन फ्लू का वायरस है। तो आपने एक जमाने पे इबोला के बारे में आपने सुना, अभी भी वो कहीं कहीं अपीयर होता है। ऐसे ही व्यक्तिगत तौर पर मैं ऐसा सोचता हूं कि थोड़े समय के बाद धीरे धीरे कोविड का वायरस भी ऐसे ही हो जाएगा कि भाई लोग कहेंगे कि हाँ एक कोविड नाम का वायरस होता था, अभी कभी कहीं कहीं वो अपीयर होता है। और जब खासकर ये बड़े पैमाने पर देश और दुनिया को वैक्सीनेशन मिल जाएगा तो जो एक ओवरऑल कम्युनिटी की जो
इम्यूनिटी है उस वायरस के खिलाफ, बड़ा सवाल लेकिन ये है वो कि डेवलप हो जाएगी। बड़ा सवाल ये है कि वैक्सीनेशन कब आएगा, क्योंकि वैक्सीनेशन से जो रेगुलेटर्स हैं उन्होंने और डाटा की मांग की है। नहीं, देखिए, डाटा की मांग करना तो कोई अपराध तो है नहीं। मान लीजिए एक प्रोसेस होता है, फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल, फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल, फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल। अब फेज 2 के बाद जो है, अगर फेज 1 फेज 2 में सफलता मिलती है तो एक प्रोसेस है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए। लोग अपनी रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारे डाटाज में रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, हमारा फेज 3 का क्लिनिकल ट्रायल भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो आप हमें समय से पहले अगर ये इसको इस्तेमाल करने की परमिशन दें। तो अब ये रेगुलेटर की जिम्मेदारी होती है कि वो डाटा जब सेटिस्फाई हो जाए, तो हमने जैसा कहा कि हमारे देश में हमारे रेगुलेटर्स को बहुत, शायद दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रिंजेंट हम लोग जो है तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि ये जनता के स्वास्थ्य के हितों की रक्षा का प्रश्न है। इसमें जैसा मैंने शुरू में कहा कि सेफ्टी का जो इश्यू है, एफिकेसी का जो इश्यू है और इम्यूनोजेनेसिटी का इश्यू जो है, इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो अभी डाटा उन्होंने और मांगा है और डाटा देखेंगे। अगर डाटा उनको बिल्कुल ठीक लगेगा, जो मुझे अभी तक प्रिलिमिनरी फीडबैक्स मिलते हैं उसके आधार पर मुझे लगता है कि चीजें सही दिशा के अंदर आगे बढ़ रही हैं। और कुछ कंपनियों की वैक्सीन हो सकता है हमको जनवरी में मिलनी शुरू हो जाए, कुछ की फिर हमको फरवरी, मार्च, अप्रैल धीरे करके मिलनी शुरू हो जाएगी। और फिर जैसे हमने एक्सपर्ट्स की सलाह पर प्रायोरिटाइज किया है, उसी प्रायोरिटी के आधार पर लोगों को वैक्सीन देना प्रारंभ कर देंगे। सर, कुछ अभी एक्सपर्ट्स का कहना था, जैसे नीति आयोग के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने बोला कि इसका एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता है, तो उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता वैक्सीन का। देखिए, पहली बात तो आप एक समझिए, मैंने आपको बार बार क्या बोल रहा हूं, सेफ्टी। और जब ट्रायल्स होता है, जो खासकर फेज 3 के ट्रायल्स होते हैं, उसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनकी संख्या हजारों में होती है। 20-25 हजार से 40-50 हजार तक वो संख्या होती है। उतने बड़े लेवल पे ट्रायल्स होने के बाद जो सेफ्टी का पैरामीटर होता है, एफिकेसी का पैरामीटर है, वो एस्टैब्लिश होता है। उन सारे डाटाज को जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो ड्रग कंट्रोलर हैं, उनके अंडर जो एक्सपर्ट्स की कमेटीज हैं, उसमें बड़े बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं, वो उन डाटाज को देखते हैं। इसके बावजूद भी मैंने कहा कि देश में जहां पर भी वैक्सीनेशन का सेंटर बनेगा, वहां हमारे ऑलरेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम में अगर कोई भी एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट होता है, उस साइड इफेक्ट के लिए क्या करना, कौन सा इंजेक्शन लगाना, कितनी देर ऑब्जर्वेशन में रखना, किसको सूचित करना, वो सारी व्यवस्थाएं बहुत डिटेल में प्लान की गई हैं। एक एक सेंटर के लिए एक वैक्सीनेशन का जो जगह है, जहां मिनिमम एक समय में 100 लोगों के लिए प्लान किया गया है व्यवस्था, तो ये सारे फैक्टर्स को हमारी डिटेल्ड जो प्लानिंग है उसमें फैक्टर इन किया गया है। सेटिस्फाइड है? आपको लगता है कोई दिक्कत आने वाली नहीं? मुझे तो मैं तो देखिए अपने कर्म पे और भगवान पे और लोगों के आशीर्वाद पे विश्वास करता हूं। हमने सब प्रकार से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में छोटी से छोटी बारीक बात को भी पूरी गहराई के साथ हम ध्यान दे रहे हैं, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। 4-5 महीने से हमारे एक्सपर्ट्स और सारे लोग काम कर रहे हैं। सारे देश के साथ हम कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कर रहे हैं, सारे देश को गाइडेंस कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। और अभी आने वाले समय में हम यहां से सेंट्रल टीम्स भी फिजिकली भी जाकर सारे देश की तैयारियों को रिव्यू करने के लिए भेजने वाले हैं। उसके लिए भी हम लोगों ने अभी कल ही निर्णय लिया है। सब कुछ लेमैन वाले सवाल, मैं मतलब लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती चीजों की, वैक्सीनेशन की, तो सर एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये वॉलंटरी होगी वैक्सीन लगाना या मैंडेटरी होगा? क्या 130 करोड़ के 30 करोड़ को दी जाएगी लॉन्ग टर्म में? क्या सबको पूरी कंट्री को वैक्सीनेट किया जाएगा, जैसे फ्रांस ने अनाउंस किया है कि पूरी कंट्री को वो लोग वैक्सीनेट करेंगे? देखिए, ऐसा है कि आइडियली तो हम जब सबको वैक्सीन देने की स्थिति में आएंगे वो तो आइडियल समय होगा, लेकिन अगर मान लीजिए वैक्सीन इतनी उपलब्ध है और
हमारी जनसंख्या इतनी है तो हमें पहले किसको देना ये हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। इसलिए अभी भारत सरकार ने प्रायोरिटाइज किया एक्सपर्ट्स के ग्रुप्स में, जहां सब प्रकार के प्रतिनिधि हैं, दूसरे मिनिस्ट्रीज के भी हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के भी हैं, पीडियाट्रिशियंस भी हैं, और भी दूसरे जो वैक्सीन से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के भी दूसरे लोग हैं, सब लोग हैं, वहां प्रायोरिटाइज किया गया। और इंटरनेशनली भी क्या ट्रेंड है, WHO की भी क्या गाइडलाइंस है, उनको भी अध्ययन किया गया है। और उसके आधार पर अभी पहले जो 30 करोड़ लोग हैं, यानी पहले 30 करोड़ लोग में क्या है, पहला 1 करोड़ जो हेल्थ वर्कर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी या पब्लिक सेक्टर में भी। दूसरे 2 करोड़ लोग वो हैं जो कि दूसरे नंबर पे प्रायोरिटी वाले जो फ्रंट लाइन वर्कर्स, हमारे पुलिस की फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, हमारे मिलिट्री की फोर्सेज हैं, या हमारे सैनिटेशन स्टाफ है, कॉर्पोरेशन के अंदर जो लोग फील्ड में फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं, ये एक करीब 2 करोड़ लोग बैठते हैं। ऐसे ही हमने ये देखा कि 50 वर्ष से ऊपर के जो लोग थे, 80% जो लोगों ने कोविड में अपने प्राण गंवाए वो 50 साल की उम्र से ज्यादा के थे, 80%। तो ये 50 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को उस कैटेगरी में रखा है। ये करीब 26 करोड़ के करीब लोग बैठते हैं। और 1 करोड़ लोग अभी हमने रफ एस्टिमेट किया है, वो लोग हैं जो 50 साल से कम उम्र के हैं, और शायद कम उम्र होने पे भी कोई ना कोई उनको शरीर में कोई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, हार्ट की, किडनी की, या किसी भी प्रकार की कोई बीमारियां हैं। तो ऐसे अभी 30 करोड़ लोगों को प्रायोरिटाइज किया गया है। इन 30 करोड़ लोगों में जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, उनकी लिस्टें पूरी बनके तैयार हो गई हैं देश भर में। ऐसे ही अभी फ्रंटलाइन वर्कर्स की लिस्टें तैयार हो रही हैं। जो अगली कैटेगरी है उसके लिए भी वर्किंग जो है स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर चल रही है। इनको क्लब किया जाएगा, सारी जो मैंने बताया इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके किस व्यक्ति को कहां पर कौन से दिन वैक्सीन लगेगी, उसके हिसाब से उसको सूचित किया जाएगा, उसको टेक्स्ट मैसेज भेजा जाएगा, फिर उसको लगने के बाद फिर रिकॉर्ड किया जाएगा, फिर अगले सेकेंड डोज के लिए। तो अब सरकार की तरफ से तो ये सारे लोगों को प्रयास है कि भाई सबको वैक्सीन मिलना चाहिए और इनको देना है, और हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, और हम उसी के लिए लोगों को शिक्षित भी करेंगे कि ये वैक्सीन सेफ है, आपके प्राण की रक्षा के लिए है, आपके फायदे के लिए है। तो हमारी तो कोशिश यही है कि जो हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं हर एक व्यक्ति वो वैक्सीन ले। और उसी लिए मैंने आपको जैसा कहा कि कोई वैक्सीन हेजिटेंसी के इश्यूज होंगे तो उनको भी लोगों को शिक्षित करके एड्रेस किया जाएगा। सवाल ये वॉलंटरी होगी या मैंडेटरी होगी? नहीं, आप देखिए, अब आपने मेरे मान लीजिए इस 30 करोड़ की लिस्ट में आप भी हैं, और आपको मैंने मैसेज दिया कि आप कल सुबह यहां पर आइएगा, आपको वैक्सीन लगनी है। अब आप नहीं आते हैं, उसके बाद मान लीजिए दोबारा फिर से प्लानिंग में आपको नेक्स्ट दूसरे जगह पे कहीं आपका नाम डाला जाता है, आप फिर भी नहीं आते हैं। अब आपको मन में कोई शक शुबा है, हम गवर्नमेंट की तरफ से तो वैक्सीन हेजिटेंसी के इश्यूज को मैंने जैसा कहा एड्रेस करने के लिए लोगों को शिक्षित करेंगे कि ये आपके भले के लिए है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी अगर कोई मान लीजिए दृढ़ निश्चय कर ले कि भाई मेरे को नहीं लगवानी है, तो जबरदस्ती तो जो है फिर तो उसको फोर्स तो नहीं किया जा सकता ना। लेकिन हमारा प्रयास ये होगा कि लोगों को सही जानकारी, सही शिक्षा और सब प्रकार से कंटिन्यूअसली परसिस्टेंटली उनके साथ हम अपनी बातचीत करते रहें। एक सवाल अब आता है फंडिंग का। ये इतने बड़े पैमाने पे जो एक्सरसाइज हो रही है, और कई स्टेट्स में जैसा अनाउंस किया गया चुनावों में भी कि हम यहाँ पे फ्री वैक्सीन देंगे, क्या ये वैक्सीन फ्री होगी सबके लिए या इसकी कोई कॉस्ट? देखिए, हमारे लिए ये ना तो ये कोई चुनावों का विषय है, ना ये कोई चुनाव से संबंधित विषय है। मेरे लिए ऐसे स्वास्थ्य मंत्री कोविड से देश के लोगों के प्राण की रक्षा करना, उसके लिए सब कुछ करना, उसके लिए दिन रात मेहनत करना, उसके लिए दिन रात सोचना, उसके लिए प्रधानमंत्री जी से गाइडेंस लेके सबको जोड़कर टोटल ऑल ऑफ ये तो टोटल गवर्नमेंट और टोटल सोसाइटी अप्रोच इसमें सारी अपनाई गई है। उसके माध्यम से लोगों को हेल्प करना है। भारत सरकार अपनी तरफ से
जो भी सुविधाएं क्रिएट कर सकती है। अब देखिए, वैक्सीन को रिसर्च करने के लिए कोविड कवच जो योजना है उसमें 900 करोड़ रुपए फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किए, जो हमारा अपना ही मेरा साइंस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग कंपनीज को या दूसरे जो भी स्टार्टअप्स हैं वैक्सीन पे रिसर्च पे काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो सरकार तो अपनी तरफ से सब प्रयास कर रही है, और बाकी जो इसमें और इसकी फर्दर निटी ग्रिटीज हैं, प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों सारे देश के सभी चीफ मिनिस्टर से भी बातचीत किया था, सबके साथ आपस में सलाह मशवरा हो रहा है। उसके लिए जो भी उसकी बातों की फाइन ट्यूनिंग है वो सारी चीजें समय पे नहीं है कि फ्री होगी या इसका कॉस्ट होगा। मैंने आपको बताया ना कि ऑब्वियस है कि अब जब ये शुरुआत होगा हेल्थ वर्कर्स और सबके साथ, तो ये तो सारी व्यवस्थाएं भारत सरकार कर ही रही है, लेकिन अब जैसे जैसे विषय आगे बढ़ेगा तो इसकी जो निटी-ग्रिटीज हैं वो अभी पिछले दिनों मैंने आपको कहा ना कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि भाई हम सब स्टेट गवर्नमेंट से मिलकर पूरा अच्छी तरह से विस्तार से चर्चा करेंगे इस विषय पे। तो हर एक विषय को इमीडिएटली आंसर करना तो संभव भी नहीं है, लेकिन भारत सरकार की इंटेंशन बड़ी स्पष्ट है कि हमें हमारे देश के एक एक भारतवासी के प्राण की रक्षा करनी है, और विशेष रूप से आज कोविड 2020 में सबसे महत्वपूर्ण है, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्रायोरिटी का विषय है। सर, आप गैवी के बोर्ड मेंबर अब बन गए हैं, तो इससे क्या भारत को कुछ फायदा होने की उम्मीद है वैक्सीन के संदर्भ में? देखिए, आपने जो ये प्रश्न पूछा, मुझे भी ये आज ही जानकारी मिली है कि कल जो गावी का जो बोर्ड है उसने डॉक्टर हर्षवर्धन को अपने मेंबर के रूप में जो है उसमें शामिल किया है। तो जब आप किसी भी अंतर्राष्ट्रीय इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाकर किसी जिम्मेदारी के पद पर बैठते हैं, तो आप खाली एक पर्टिकुलर अपने देश के एंगल से नहीं सोचते हैं, आप सारे दुनिया के एंगल से सोचते हैं। और गावी जो है वो दुनिया के जो लेस डेवलप्ड देश हैं, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वैक्सीन्स, गावी का जो बड़ा मैंडेट क्या है कि वो डोनर्स से सहायता लेता है, जो कंट्रीज अफोर्ड कर सकते हैं उनसे सहायता लेता है, जहां से वैक्सीन्स उपलब्ध हो सकती है उनसे वैक्सीन्स लेता है, फिर उनको उन देशों की सहायता के लिए भेजता है जहां की शायद वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो जो गावी के बोर्ड मेंबर होने के नाते जो मेरा कर्तव्य है, जो मेरा धर्म है, जो मेरा नैतिक एक तरह से जिम्मेदारी है, उसको हमें अपने भारत की जो शानो शौकत है उसकी रक्षा करते हुए पूरी ईमानदारी से धर्म को निभाना है, वो हम निभाएंगे। बहुत अच्छा आपका जवाब सर। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो हिंदुस्तान में कुछ वैक्सीन तो डेवलप हो रही हैं, जिनका जिक्र आपने भी किया, प्रधानमंत्री जी भी देख के आए सारा, कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जो विदेशों में बन चुकी हैं, जैसे फाइजर है, मॉडर्ना है, क्या भारत में इनको अनुमति दी जाएगी और क्या प्रैक्टिकली ये यूज हो सकती है? क्योंकि इसमें कई कंडीशन ऐसी हैं। देखिए ऐसा है कि ये आपने किसी पर्टिकुलर जैसे कंपनी का नाम लिया, फाइजर वगैरह का, तो अभी तो मैंने भी सुना है, पढ़ा है कि भाई उन्होंने शायद हमारे रेगुलेटर से इमरजेंसी यूज के लिए परमिशन मांगी है, लेकिन मेरी जानकारी में अभी हमारे रेगुलेटर्स इन सब चीजों का विस्तार से अध्ययन वगैरह कर रहे हैं। जो विषय एक्सपर्ट्स के जुरिस्डिक्शन का विषय होता है उसके ऊपर कोई पॉलिटिशियन बोले वो उचित भी नहीं होता है। हमारे रेगुलेटर्स को जो उसके अंदर निर्णय करना होगा। बाकी हमें इतनी जानकारी है कि शायद उन्होंने अप्लाई भी किया उसके लिए, लेकिन जब मीटिंग हुई तो शायद उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं किया। तो अभी प्रायोरिटी हिंदुस्तान अपनी इंडिजिनस मेडिसिन का वैक्सीन नहीं, स्वाभाविक है कि जब हमारा देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और हम दुनिया के किसी भी देश से वैक्सीन डेवलपमेंट में, रिसर्च में कम नहीं है। आप जानते हैं कि हमारा जो देश की एक बड़ी कंपनी है उसकी सहायता से तो दुनिया के कम से कम जो कम विकसित देश है वहां 60% जो है वैक्सीन जो है वो हम लोग वहां के बच्चों के लिए उपलब्ध कराते हैं। तो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटीज हैं या हमारी जो ओवरऑल क्षमताएं हैं
वो तो दुनिया में किसी से कम नहीं है। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपने बहुत डिटेल में हमें दिया और आपकी वैक्सीनेशन ड्राइव उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे पोलियो को आपने देश से भगाया है वैसे ही कोविड को भी भगाएं। थैंक यू सो मच सर। आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारे देश के लोगों को 2021 में कोविड से वो सब तरह से संपूर्ण रक्षा प्रदान करे, उनको अपना आशीर्वाद दे। थैंक यू।